इस मूवी के स्टार्ट में हम एक टीनेजर यूसुके योरामोशी को देखते हैं, जो कि एक ऐसी जगह मौजूद था जहां बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस एक्सीडेंट में मरने वाला लड़का भी बिल्कुल यूसुके की तरह ही दिख रहा था। और इसी दौरान उसकी एक फ्रेंड काइको भी रोती हुई वहां पहुंच जाती है। यूसुके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और तभी एक आदमी उसके आर पार चला जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उस एक्सीडेंट से 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बहुत बड़े गड्ढे से एक बग बाहर आता है और उड़ता हुआ यूसुके के स्कूल के पास पहुंच जाता है, जहां यूसुके छत पे बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी उसके पास काइको आती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यूसुके एक तरह का बागी लड़का है, जो कि किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन वो दिल का अच्छा था। वो नीचे आता है तो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स एक और स्टूडेंट को बुली कर रहे थे, इसलिए वो स्टूडेंट की हेल्प करता है और बुली करने वाले लड़कों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाता है और यूसुके को गलत समझकर उसे डांटने लगता है, इसलिए यूसुके चुपचाप अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी मदर उससे घर आने की वजह पूछती है। लेकिन फिर उससे कहती है कि अगर आ ही गए हो तो मेरे लिए कॉफी ही बना दो। अपनी मदर के लिए कॉफी बनाने के बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ उसे काजुमा नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ यूसुके से लड़ने आया था। काजुमा पहले भी यूसुके से लड़ता रहता था, लेकिन वो अक्सर उससे पिट भी जाता था। काजुमा वैसे तो दिल का अच्छा था, लेकिन वो किसी तरह यूसुके से फाइट में जीतना चाहता था। लेकिन यूसुके आज भी काजुमा और उसके दोस्तों की बड़ी आसानी से धुलाई कर देता है। जिसके बाद हम फिर से उसी इंसेक्ट को देखते हैं, जो कि उड़ता हुआ एक ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचता है और उसके नाक में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रक ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका ट्रक इधर उधर टकराता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो ट्रक उसी गली में पहुंच चुका था जहाँ पे यूसुके था, और यूसुके देखता है कि वो ट्रक एक छोटे बच्चे को हिट करने वाला था, इसलिए यूसुके उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो ट्रक टकरा के पलट जाता है और यूसुके वहीं मारा जाता है, जबकि वो बच्चा बच जाता है। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी के शुरू में भी देखा था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड थे, उसी होल के थ्रू जिससे वो इंसेक्ट निकल के आया था। उस टाइम डीमन वर्ल्ड से डीमंस निकल के ह्यूमन वर्ल्ड में आया करते थे, जिन्हें योकाई कहा जाता था। वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके इंसानों को मारते रहते थे, इसलिए थर्ड वर्ल्ड जो कि स्पिरिट की दुनिया थी, उसने उस रास्ते को बंद कर दिया था और इसी वजह से इंसान अब तक चैन से जी रहे थे। यहाँ यूसुके के स्पिरिट के पास एक लड़की आती है, जो कि खुद भी एक स्पिरिट थी और उसका नाम हकीकारो था। हकीकारो यहाँ यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई थी, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे उस बच्चे को दिखाती है जिसकी उसने जान बचाई थी। उस बच्चे की माँ भी इसी वजह से काफी ज्यादा खुश थी। ये देखने के बाद यूसुके भी हकीकारो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों एक बोट में लेक के थ्रू स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। हकीकारो यहाँ यूसुके को बताती है कि उसकी डेथ प्लान नहीं थी, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि तुम उस बच्चे को बचाने के लिए बीच सड़क पे कूद जाओगे और तुम्हारा इस तरह मरना ऐसा बहुत कम होता है। वहाँ पहुँच के उनकी मुलाकात क्यूनमा से होती है। क्यूनमा का काम असल में ये था कि वो लोगों की लाइफ को जज करके उन्हें हेल या हेवन में भेजने का फैसला करता था। अब क्योंकि यूसुके की डेथ अनप्लान्ड थी, इसलिए क्यूनमा उसे फिर से जिंदा करने की ऑफर करता है, इस कंडीशन पे कि अगर वो उसका स्पिरिट डिटेक्टिव बनेगा, जिसका काम ह्यूमन वर्ल्ड में रह के योकाई के केसेस को संभालना था। लेकिन यूसुके ये सुन के साफ साफ मना कर देता है कि उसे डिटेक्टिव नहीं बनना, क्योंकि उसके मरने से तो सब लोग खुशी हुए होंगे। लेकिन हकीकारो उसे मनाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम साक्यो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक कैसीनो का ऑनर था और यहाँ वो एक अमीर आदमी तारुकाने से बात कर रहा था। साक्यो ने असल में वो बड़ा सा होल तारुकाने से खरीदा था, क्योंकि वो जानता था कि वो होल सच में डीमन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब साक्यो उस होल से क्या करना चाहता था, ये हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद हमें यूसुके का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ हम यूसुके की माँ और उसकी दोस्त काइको को बहुत उदास देखते हैं। यूसुके की स्पिरिट भी वहीं पे थी और ये सब कुछ देख रही थी। वहाँ पे काजुमा भी था, जिसे इस बात का दुख था कि वो उसे नहीं हरा पाया और वो इस दुनिया से चला गया। वहाँ वो बच्चा भी था जिसे उसने बचाया था और उसे बचाने के लिए उस बच्चे की माँ यूसुके की माँ का शुक्रिया भी बोलती है। सबके जाने के बाद यूसुके की माँ और काइको बहुत रोती है और उन्हें इस हालत में देख के यूसुके का मन बदल जाता है और वो क्यूनमा का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं स्कूल के बच्चों को देखते हैं, जो कि उसी स्टूडेंट को बुली कर रहे थे जिसे पहले यूसुके ने बचाया था। लेकिन तभी वहाँ पे वही इंसेक्ट आके उस स्टूडेंट के कान में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उन बच्चों को मारने लगता है। उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वहाँ पे
पे आग लग जाती है। इसी दौरान वहाँ पे काजुमा और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, पर वो स्टूडेंट उन पे भी अटैक कर देता है। और ये सारी चीजें वहीं हो रही थी जहाँ यूसुके की डेड बॉडी रखी हुई थी। इसी के साथ ही हम यूसुके की स्पिरिट को भी देखते हैं, जिसने अब स्पिरिट डिटेक्टिव बनने का डिसीजन ले लिया था। इसलिए क्विनमा उसके शरीर को एक्टिव करने लगता है, लेकिन यूसुके को इसके लिए अपनी बॉडी को जलने से बचाना था। आग लगने की वजह से यूसुके की माँ और उसकी दोस्त को तो कुछ लोग बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यूसुके की डेड बॉडी अंदर ही रह जाती है। और यूसुके की माँ इस वजह से चिल्ला रही थी क्योंकि वो यूसुके की बॉडी में होने वाली मूवमेंट को फील कर पाई थी, यानी वो ये मानने लगी थी कि यूसुके जिंदा हो गया है। उनकी बात सुन के काइको जलते हुए घर के अंदर चली जाती है ताकि वो यूसुके के शरीर को बाहर ला सके, लेकिन इस दौरान वो खुद अंदर ट्रैप हो जाती है। पर इससे पहले कि एक जलती हुई लड़की उसके ऊपर गिरती, यूसुके की स्पिरिट किसी पावर को यूज करके उसे रोक लेती है। और इसी दौरान क्विनमा यूसुके की स्पिरिट को उसकी बॉडी में डाल देता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है और काइको को बचा के बाहर आ जाता है, जहाँ यूसुके की मदर उसे जिंदा देख के एकदम शॉक में थी। लेकिन यूसुके ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाता क्योंकि पहले ही उसे अपना फर्स्ट मिशन मिल चुका था और इस मिशन में उसे उस राउंड वॉर्म मॉन्स्टर को खत्म करना था। इसलिए वो फौरन से काजुमा और उसके दोस्तों तक पहुँचता है, जिसे वो स्टूडेंट बुरी तरह से मार रहा था। जिसके बाद वो यूसुके पे भी अटैक कर देता है और इसी दौरान हम देख पाते हैं कि कैसे वो राउंड वॉर्म मॉन्स्टर उस स्टूडेंट की स्किन में क्रॉल कर रहा था और अगर यूसुके उस मॉन्स्टर को स्टूडेंट की बॉडी से नहीं निकालेगा तो वो स्टूडेंट मारा जाएगा, जिसके लिए यूसुके को स्पिरिट एनर्जी को यूज करना था। लेकिन यूसुके ऐसा करना सीख ही नहीं पाया था। यूसुके और उस स्टूडेंट में अब एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसी दौरान वो स्टूडेंट एक पैरासाइट में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जिसकी वजह से वो यूसुके पे भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर यूसुके उस स्टूडेंट को उसकी लाइफ याद दिलाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाता है और वो यूसुके से उसे बचाने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से यूसुके पे अटैक कर देता है। उसकी ये हालत देख के यूसुके अब अपना पूरा ध्यान लगाता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी अपनी फिस्ट में इकट्ठी करके उससे उस स्टूडेंट को पंच करता है, जिसकी वजह से राउंड वॉर्म मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और यूसुके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट को उठा के किसी सेफ जगह ले जाने लगता है और यूसुके की वजह से काजुमा और उसके दोस्त भी बच गए थे। अगली सुबह यूसुके अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मदर और उसकी दोस्त उसे जिंदा देख के काफी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम स्पिरिट वर्ल्ड में क्विनमा को देखते हैं, जो कि इस वजह से खुश था कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड में आखिरकार एक स्पिरिट डिटेक्टिव मिल गया था। लेकिन तभी क्विनमा कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो कि चोरी हो रहे थे, जिनमें से एक डैगर था, जबकि एक मिरर ऑफ डार्कनेस और एक बॉल की तरह दिखने वाला सोल कंज्यूमर था, जिन्हें कुछ और खतरनाक मॉन्स्टर्स यानी कि योकाई चुरा लेते हैं। और इन मॉन्स्टर्स के नाम गेंगू, कुरामा और हाय थे। इसके बाद हम गेंगू को देखते हैं, जो कि उस बॉल को लेकर एक पार्क में बैठा हुआ था और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूसुके स्पिरिट एनर्जी गन चलाना सीख रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर तभी क्विनमा को पार्क में होने वाले इंसिडेंट का पता चलता है, इसलिए वो यूसुके और हाकिकारो को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। हाकिकारो यहाँ यूसुके को बताती है कि वो बॉल इंसानों से उनकी आत्मा को छीन लेता है और वो आत्माएं गेंगू अपने खाने के लिए यूज करता है। तभी यूसुके को उसी हॉस्पिटल में काजुमा भी मिल जाता है, जो कि यूसुके से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हुए थे और उस दिन उस लड़की को क्यों मार रहे थे, जिस पर यूसुके उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। इसलिए हाकिकारो उसे ऐसा करने से रोकने लगती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद काजुमा अपने दोस्तों से पूछता है कि यूसुके के साथ वो लड़की कौन थी, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो अकेला था, यहाँ तो कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुनकर काजुमा भी हैरान हो जाता है जिसे वो लड़की दिखाई दी थी। दूसरी तरफ यूसुके गेंगू को ढूंढ रहा था और तभी उसे वहाँ वही बच्चा मिलता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो बच्चा उसे बताता है कि उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब भी बहुत से बच्चे बेहोश हुए हैं। ये सुनकर यूसुके फौरन से उस जगह पहुँच जाता है, जहाँ उसे गेंगू भी मिल जाता है, जिसने वही बॉल उठाई हुई थी। तभी गेंगू अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल के यूसुके पे अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगती है, जिसमें गेंगू यूसुके की काफी ज्यादा धुलाई करता है। इसलिए यूसुके स्पिरिट गन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चला नहीं पा रहा था। तभी हम वहाँ पे एक और योकाई कुरामा को देखते हैं, जो कि इन दोनों की फाइट को दूर से देख रहा था और ये वही योकाई था जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस था। इधर गेंगू यूसुके को हवा में उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही बच्चा आ जाता है और गेंगू से कहता है कि मेरे भैया को छोड़ दो, जिस पर गेंगू यूसुके को छोड़ के उस बच्चे की आत्मा को भी निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर यूसुके को गुस्सा आता है और वो गेंगू पे जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और अब आखिरकार यूसुके गेंगू के मुंह में अपनी स्पिरिट गन से अटैक करता है, जिससे गेंगू वहीं मारा जाता है। और ऐसा होते ही सारे बच्चों की आत्माएं उस फेयर से बाहर आ जाती हैं और सारे बच्चे फिर से होश में आ जाते
जाते हैं। इसके बाद हम तारुकाने को देखते हैं जिसने एक योकाई को कैद कर रखा था। उस योकाई का नाम युकिना था और ये योकाई उसे साकियो ने उस बड़े से होल के बदले में दी थी। तारुकाने यहाँ युकिना को टॉर्चर करता है। युकिना जब रोती है तो उसका एक आंसू निकलता है जो कि आइस मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे टीयर्स ऑफ आइस कहते हैं, जो कि तारुकाने हासिल करना चाहता था ताकि वो उसे ज्यादा कीमत पर बेच सके। तभी हम वहाँ तारुकाने की टीम में एक इंसान को भी देखते हैं जो कि युकिना की केयर करता था और वो उसे आजाद करने का भी प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ हम एक और योकाई हाय को देखते हैं और ये वही मॉन्स्टर था जिसके पास वो तीसरा ऑब्जेक्ट था, यानी कि वो डैगर। हाय उस डैगर से अपने सर पे कट लगाता है और उससे क्या होगा ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में यूसुके को वो रेड ड्रेस वाला मॉन्स्टर दिखता है जिसका पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां कुरामा एक ओल्ड लेडी से मिलता है जो कि काफी बीमार थी। कुरामा को पता था कि यूसुके उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि ये उसकी माँ है जिसे वो ठीक करना चाहता है और उसे ठीक करने के बाद वो उसे मिरर ऑफ डार्कनेस वापस कर देगा। कुरामा उसे बताता है कि 17 साल पहले किसी क्रिएचर ने उसे इंजर कर दिया था और मरने से बचने के लिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में एक औरत के एग में फर्टिलाइज हो गया था, यानी कि उसके एग में चला गया था। और जब उस लेडी का बच्चा हुआ तो वो यकीनन कुरामा ही था। कुरामा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो औरत अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेगी तो वो भी बड़ा हो जाएगा और जब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो उस औरत को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वो औरत बीमार हो गई थी और कुरामा जो कि किसी न किसी तरह उनसे अटैच हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली वही उसकी माँ थी, इसलिए वो उस औरत को यानी कि अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। लेकिन कुरामा की माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था और उन्हें बचाने के लिए ही कुरामा उस मिरर को यूज करना चाहता था। असल में फुल मून की रात को वो मिरर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और उस टाइम उस मिरर से जो मांगोगे वो सच हो जाएगा, इसलिए कुरामा उस मिरर से अपनी माँ की लंबी और हेल्दी जिंदगी मांगने वाला था। इस कहानी को सुन के हम ये भी जान पाते हैं कि सारे योकाई बुरे नहीं थे। काजुमा भी यूसुके का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका था और वो ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन काजुमा को लगता था कि सारे योकाई बुरे हैं क्योंकि एक योकाई की वजह से ही उसके दोस्त घायल हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसुके हागेकारो से मिलती है जो कि उसे बताती है कि अगर मिरर ऑफ डार्कनेस तुम्हारी कोई विश पूरी करता है तो इसके बदले वो तुमसे कुछ लेता भी है और ज्यादातर ये मिरर विश मांगने वाले की जान ले लेता है, यानी कि कुरामा की विश के बाद वो मारा जा सकता था। ये सुनकर यूसुके उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे काजुमा भी पहुँच गया था जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो कुरामा को मरने दे। दूसरी तरफ कुरामा उस मिरर को यूज करके अपनी मदर की लंबी उम्र की विश करता है और इसी के साथ ही वहाँ पे अजीब सी एनर्जी फैल जाती है जो कि कुरामा को अपने अंदर खींच लेती है। इसी दौरान वहाँ पे यूसुके भी पहुँच गया था जो कि उस एनर्जी फील्ड में एंटर हो जाता है जहाँ वो कुरामा से मिलके उसे समझाता है कि वो मारा जाएगा, लेकिन कुरामा उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो विश तो पहले ही मांग चुका था। इसलिए यूसुके मिरर से डील करता है कि वो इसके बदले अपनी भी आधी लाइफ सेक्रीफाइस करेगा जिससे कुरामा की भी आधी लाइफ खत्म होगी, यानी कि वो एकदम नहीं मारा जाएगा। मिरर भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और हम कुरामा और यूसुके को जिंदा वापस हॉस्पिटल में देखते हैं, जबकि कुरामा की मदर भी जिंदा थी जो कि अब ठीक हो गई थी। इस सब से कुजुमा भी काफी इमोशनल हो गया था और वो भी अब योकाई को अच्छा समझने लगा था क्योंकि सारे योकाई वाकई में बुरे नहीं थे। दूसरी तरफ हम हाय को देखते हैं जिसके सर पे अब एक तीसरी आंख आ गई थी जो कि उसे उस डैगर से कट लगाने के बाद मिली थी, जिसकी हेल्प से वो काफी दूर तक देख सकता था। हाय के पास एक टीयर ऑफ आइस भी था और वो अपनी तीसरी आंख और टीयर ऑफ आइस की हेल्प से एक और टीयर ऑफ आइस को ट्रैक करता है और ये टीयर ऑफ आइस तारुकाने का था जो कि उसका आदमी कार में कहीं बेचने के लिए ले जा रहा था। हाय अपनी सुपर स्पीड से उस कार तक पहुंच जाता है और उस कार पे अटैक करके उसमें से वो टीयर ऑफ आइस ले लेता है। तारुकाने को जब इस बारे में पता चलता है तो वो एकदम आग बगोला हो जाता है, इसलिए वो साकियो को कॉल करता है और उससे कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ डील की है मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। एक तो वो योकाई ज्यादा रोती नहीं है जिसके कारण मुझे गिने चुने टीयर ऑफ आइस ही मिलते हैं और अब तो वो चोरी भी होने लगे हैं जिसकी वजह से वो साकियो के साथ अपनी डील खत्म कर देता है। लेकिन साकियो उसे अपने पास आने का कहता है और वो उसे प्रोटेक्शन देने का भी प्रॉमिस करता है जिससे उसके टीयर ऑफ आइस चोरी होने से बच जाएंगे। तभी हम साकियो के ऑफिस में टोगुरु नाम के एक इंसान को देखते हैं जिसके कंधे पे एक छोटा और बूढ़ा टोगुरु भी था। साकियो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है और इसी के साथ ही इस सीरीज का सेकंड एपिसोड भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।